जितने लोग चैनल को देख रहे हैं वो भी सब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, कि जिसकी वजह से इनको डिटेन किया गया और जिसकी वजह से इनको रोका है। जब ये याचिका दायर की गई कि जामा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, यहाँ पर हरिहर मंदिर होने का दावा इन लोगों ने किया, जी। तो उस वक्त क्या उन जज थे, उनको पता नहीं था कि देश के अंदर 1991 का एक एक्ट है जिसके जरिए हम लोग ये इसमें मतलब कुछ नहीं कर सकते, ढांचा नहीं बदल सकते। शायर का एक शेर याद आ गया कि बने हैं अहले हदीस मुद्दई और मुनसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुंसफी चाहें। और सबके हाथों में तलवार क्यों है, ये आदम की औलाद खूंखार क्यों है, जहां जब के है ये कुनबा खुदा का, फिर आपस में इतनी ये तकरार क्यों है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इंसिडेंट हुआ था 24 तारीख वाला, जिसमें कुछ लोग ये हलाक हुए हैं, उसके बाबत तो जो SIT है, जो जुडिशियल कमीशन है लखनऊ में, उसमें इंक्वायरी चल रही थी। तो उसमें जफर साहब को आज 24 तारीख में बयानों के लिए पेश होना था। उन बयानों को कि ये 24 तारीख में वहां पर कमीशन के सामने अपीयर होकर अपनी बात ना कह सकें, अपनी सबूत ना दे सकें, इसलिए इनको ये बिना बताए और एक दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी की। तो ये पुलिस जो घबरा रही है कि वहां पर लखनऊ में ये बयान दर्ज ना करवा सके, तो ये क्या मामला हो सकता है? क्यों घबरा रही है इतनी पुलिस? कि हम बहुत बढ़िया वाला कुर्ता पजामा पहन कर गए, लेकिन हमें सिर्फ इस खौफ से रंग नहीं लगाया गया कि कहीं मैं बुरा ना माने, जबकि मैं चाहता था कि मुझे रंग लगाया जाए। तो हमें तो रंग मोहब्बत के साथ में रंग लगाने वाला काम, जी, गले मिलने वाला। आदाब नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप। देश में राजनीति लगातार बदलती जा रही है और राजनीति का रुख इस वक्त ले रहा है धर्म का, यानी धार्मिक मुद्दों पर ज्यादातर राजनीति चल रही है। 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के लिए टीम पहुंचती है और अचानक एक अफवाह उड़ती है कि यहाँ पर मस्जिद की खुदाई शुरू हो चुकी है, जिसके बाद में हिंसा भड़कती है। 4 से 5 लोग हिंसा में मारे जाते हैं। एडवोकेट है जफर अली, जो कि जामा मस्जिद की कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है कि आपने हिंसा भड़काई है। अब 4 घंटे उस दिन पूछताछ की, जिसमें उन्होंने 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पूछताछ की, उनको छोड़ दिया गया। कल फिर उनको बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद में सीधा उनको जेल भेज दिया गया। 11 धाराएं लगा करके उनको जेल भेजा है। इस मामले में 81 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोगों को जमानत भी मिल चुकी है अभी तक। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मीर हुसैन साहब हमारे साथ हैं, जो इस पूरे मामले को, प्रकरण को देख रहे हैं, या कहेंगे इस केस को लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट साहब। शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का मेरी तरफ से। सर, मेरा सवाल यही है पहला कि एक तो पहले जो उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में जो 5 लोगों की हत्या हुई है, उसमें पुलिस प्रशासन का हाथ है। पहले पुलिस उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, फिर उनको छोड़ देती है। क्या मामला है? देखिए, इसमें कोई बात ये रही थी कि 24 तारीख का जो वाकया हुआ, उसके 24 तारीख के वाकये के बाद में 25 तारीख को प्रशासन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जफर अली साहब ने, जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं। और यहाँ तक बात थी कि वो अमन चैन के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन पब्लिक की तरफ से नहीं आया, किसी की तरफ से कोई नहीं आया, किसी भी होता, चूंकि जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे हिंदुस्तान भर से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन कहीं पर नहीं किया। जफर साहब ने किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके साथ साथ प्रशासन ने की मौजूदगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ तक बात है कि जफर साहब को एक जो मौके की नजाकत थी, मौके की नौयत थी, कि हेलमेट भी मुहैया कराया गया। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जी, सब अपने अपने अमन चैन के साथ में मामला निपट, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। और जफर साहब ने तो हमेशा शुरू से, जब से इस मामले में ये शुरुआत हुई है, तब से अमन चैन कायम करने की ही वकालत की। उन्होंने पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दी अमन चैन काम में। यहाँ तक बात मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, बड़े काबिल गौर बात है कि संभल बिलोंग करते हैं जफर साहब। आज तक संभल में गली मोहल्ले से किसी भी कम्युनिटी की तरफ से उनके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं होती। सब उनके इज्जत और एहतराम के साथ में देखते हैं और मानते हैं कि वाकई में ये आदमी बहुत मसीहा आदमी है, और इन्होंने इस नाजुक दौर में अपने आप का जो सहनशीलता जिसको बोलते हैं, और अपने काबिलियत का वो एहसास कराते हुए उन्होंने प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग किया और मामले को आगे बढ़ने से रोकने की पुरजोर कोशिश की। ये इसके साथ में रहा।
लेकिन ये जो पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया है कि 25 तारीख को, ये कहेंगे 11 धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा गया, ये किस वजह से भेजा गया? हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये एफआईआर हुई थी, इसमें जफर साहब नामजद नहीं है, 2 लोग नामजद थे, बाकी 150 अज्ञात आदमियों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। नामजदगी इसमें हमारे जनाब एमपी साहब की जियाउर रहमान वर्क साहब, और दूसरे नंबर पर थे जो हमारे मौजूदा एमएलए साहब हैं नवाब इकबाल साहब, उनके बड़े बेटे सोहेल इकबाल साहब। 2 लोगों को नामजद किया गया था इसमें नामजदगी में, और बाकी लोग अज्ञात में थे। जफर साहब का तो दूर दूर तक इस चीज का वास्ता ताल्लुक कभी ना था ना कभी रहा है। उन लोगों को जो जैसे अभी पता लगा है कि हमारे एमपी साहब को और एमएलए साहब के बेटे साहब को ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिल चुकी है। लेकिन अभी मसला यही है, 2 लोगों को नामजद किया गया, जफर साहब को क्यों उठाया गया, क्यों जेल भेजा गया? हाँ, वो जेल भेजने वाली बात ये देख बता दें कि परसों जफर साहब को बुलाया गया थाने में, परसों, ठीक है, 22 तारीख की शाम को 3 घंटे उनसे पूछताछ की गई। और पूछताछ हर रोज, मैं समझता हूँ जब भी उनको पुलिस ने बुलाया, इन्वेस्टिगेटर ने बुलाया, प्रशासन ने बुलाया, वो बेरोक टोक तरीके से मुहैया होते चले गए। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी अगर कोई गुंजाइश इस टाइप की होती कि मैं कोई जुर्म किया, तो मैं समझता हूँ वो नहीं जाते बिल्कुल भी। कभी उन्होंने आधी रात बुलाया, आधी रात उन्होंने मोबाइल पे बात की, आधी रात वो जहां बुलाया गया उनको वहां पहुंच गए, ये उनकी सबसे बड़ी ईमानदारी का सबूत है। 23 परसों बुलाया जाता है इनको, 22 तारीख में 3 घंटे इनको थाने में रोका गया, और उसके बाद में इनको भेज दिया गया कि आइए आप सुबह में, आपको सुबह आना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि सुबह मुझे ठीक है, आप नोटिस दे दीजिएगा, मैं नोटिस पे आपके हाजिर हो जाऊंगा। तो कल सुबह उनको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद में उनको वहीं पर वो बैठा लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट मीमो जो दिया गया, उसमें जो आपने सेक्शंस बताए हैं, उसमें 2 सेक्शंस का जो बाद में जोड़ी गई, 230 और 231 बीएनएस, ये 2 धाराएं इनको जोड़ी गई। इन और बाकी जो धाराएं थी, दफा इसमें मौजूद हैं, वो सब 7 साल तक की सजा वाली थी, उसमें उनको बेल मिल सकती थी। लेकिन जो नोटिस दिया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कल नोटिस हम लोगों ने देखा वहां पर चंदौसी कोर्ट में, उसमें ये 230 231 का जिक्र नहीं था। मीन भाई 230 और 231 को उसमें जोड़ा गया ताकि मुकदमे की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सके और इनको जेल भेजा जा सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इंसिडेंट हुआ था 24 तारीख वाला, जिसमें कुछ लोग ये हलाक हुए हैं, उसके बाबत तो जो एसआईटी है, जो जुडिशियल कमीशन है लखनऊ में, उसमें इंक्वायरी चल रही थी। तो उसमें जफर साहब को आज 24 तारीख में बयानों के लिए पेश होना था। तो उन बयानों को कि ये 24 तारीख में वहां पर कमीशन के सामने अपीयर होकर अपनी बात ना कह सकें, अपनी सबूत ना दे सकें, इसलिए इनको ये बिना बताए और एक दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी की है। तो ये पुलिस जो घबरा रही है कि वहां पर लखनऊ में ये बयान दर्ज ना करवा सके, तो ये क्या मामला हो सकता है, क्यों घबरा रही है इतनी पुलिस? देखिए, अब ये तो बाकी तो कमीशन तय करेगा। अब कहीं ना कहीं तो देखिए, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, आप भी समझदार हैं, सब समझ रहे हैं, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं वो भी सब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, कि जिसकी वजह से इनको डिटेन किया गया और जिसकी वजह से इनको रोका है। तो अभी इसमें जामा मस्जिद मामले में या जफर साहब के मामले में क्या लग रहा है, क्या इनको उनके साथ क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? आज बेल उनकी तरफ से मूव की गई थी जिला जज साहब यहाँ पर चंदौसी में, और उसमें 27 तारीख लगा दी गई। 27 तारीख उनको लगा दी गई बेल में। जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल, जो इकबाल महमूद के बेटे हैं, विधायक जी के, जो सदर विधायक हैं, उनके बेटे को भी नोटिस जारी करने की एसपी साहब ने कहा है कि इनको नोटिस जारी किया जाए, ये लोग बयान आन करके दर्ज कराएं। जिस तरीके से जफर साहब के मामले में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया और उनको जेल भेज दिया गया, तो क्या इनके साथ भी यही हो सकता है? देखिए, अब ये तो पुलिस के अंदर क्या चल रहा है ये तो एसएसपी साहब ही बता पाएंगे। इस बारे में हमारा कहना तो खैर ज्यूरिडिक्शन से बाहर की बात रही। उनके अपने अख्तियारात हैं, अपने हमारे अपने मामले हैं, हमारा अपना अख्तियारात है। अच्छा, जिस तरीके से जामा मस्जिद का, संभल की जामा मस्जिद का मामला चल रहा है, साफ सफाई की और पुताई के लिए अनुमति मांगी गई, एएसआई की टीम के गठित की कोर्ट ने, उसके बाद में पुताई भी हुई, सफाई भी हुई, उसके बाद में कहा गया कि इस पर भगवा मतलब हरा रंग नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद में, तो क्या लग रहा है इसमें, क्या आने वाले वक्त में मस्जिद को कितनी सपोर्ट मिल पाएगी, क्या लग रहा है, क्या चीज इस वक्त चल रही है? देखिए, अब ये तो मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में आ चुका है। जो सिविल सूट चंदौसी में दाखिल किया गया था उसकी प्रोसीडिंग अब तो स्टे चल रही है। बाकी तो ये मैटर अब सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है। अब देखिए हाई कोर्ट से
इंशाल्लाह पूरी हमें अपने हक में फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि मस्जिद थी और मस्जिद है। मस्जिद थी और मस्जिद है, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार, मैं इसी मामले पर मैं ये आपको आपसे पूछना चाहूंगा, पूरे देश में आज के टाइम पे कहीं भी आपत्ति लगा देते हैं जी 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 जी। कुछ लोग, तो इसको किस तरीके से रोका जाए? आज संभल की शाही जामा मस्जिद है, कल कोई और जामा मस्जिद होगी। देखिए, पेलेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 91 आया था, वो बिल्कुल अपने आप में परफेक्ट एक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसकी बाबत मैटर सब जुडिस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसमें आप जो भी कुछ फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। पार्लियामेंट्री एक्ट है, और पार्लियामेंट्री एक्ट है, उसको पूरे हिंदुस्तान पर वो लागू है। उसमें एक्सेप्ट सिर्फ अयोध्या वाला केस के अलावा बाकी सब पूरे हिंदुस्तान में लागू था और लागू होना चाहिए। वरना ऐसे तो फिर आगे ये मामला आज कहाँ है कल कहाँ है, फिर इस तरह से तो मामला एक अफरा तफरी वाला माहौल पैदा मुल्क में हो जाएगा, फिर अमन चैन कहाँ रह जाएगा। अच्छा, सब लोग एक चीज और दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा, 1991 वर्शिप एक्ट है, जब ये याचिका दायर की गई कि जामा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, यहाँ पर हरिहर मंदिर होने का दावा इन लोगों ने किया, तो उस वक्त क्या उन जज थे, उनको पता नहीं था कि देश के अंदर 1991 का एक एक्ट है जिसके जरिए हम लोग ये इसमें मतलब कुछ नहीं कर सकते, ढांचा नहीं बदल सकते? देखिए, मैं किसी भी कोर्ट के मामले में उनकी काबिलियत के ऊपर या उनके नॉलेज के ऊपर तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि जज थे तो जज हैं, उनके पूरी बात मालूम थी रही होगी। ये तो हम कर नहीं सकते, प्रिजम्पशन नहीं कर सकते कि सबको ये बात मालूम नहीं थी। आखिर वो न्याय की कुर्सी पे बैठे हुए इंसाफ करने वाले हैं वो, तो हम ये कहें कि साहब उनको 91 का एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी, ये मैं इस चीज पे थोड़ा बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि अदालत है और अदालत को पूरा हर तरीके से मालूमात होती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सर्वे का आदेश दिया। अब देखिए वो कर दिया गया। अब उसके लिए मामला अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चीज का कॉग्निजेंस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। अब इसमें चूंकि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट आ गया, अब तो ये उसका जो मैटर चल रहा है कि उसकी दूसरे पक्ष की तरफ से 91 वाले एक्ट को जो चैलेंज किया गया था, उस चैलेंज की बाबत भी सुनवाई चल रही है इधर की तरफ से। अभी तक जहां तक हमारी इल्म में है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। जवाब दाखिल नहीं किया है पूरे, और जो उसके फेवर में है सब पार्टीज ने अपना अपना जवाब दाखिल कर दिया है उसमें रिट पर, और बाकी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब आना बाकी, जहां तक मेरी नॉलेज की बात। बाकी तो हमारी तरफ से एडवोकेट्स हैं वहां पर काफी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से लगे हुए हैं, और ऐसे इलाहाबाद में काबिल तारीफ हमारे वकील साहबान मेहनत कर रहे हैं और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। अच्छा, इसमें आप भी लगातार लगे हुए हैं जी। इस केस में जो 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उन लोगों के लिए भी कोई हेल्प आप लोग दे रहे हैं, या फिर सिर्फ जामा मस्जिद के लिए ही आप लोग केस नहीं, हम लोगों की तरफ से उनके लिए कानूनी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम लीगल एड दे रहे हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग क्योंकि केस लड़ रहे हैं, तो अब जो जामा मस्जिद की जो तारीख है, ये क्या तारीख पड़ी है, क्या इसमें मामला रहने वाला है? ये तो खैर कोर्ट की है, लेकिन क्या तारीख लगी है अभी इस वक्त? देखिए, अब तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही चल रहा है डेट, वहीं पर पेंडिंग है मैटर। अच्छा, तो अब आने वाले वक्त में हम और जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मस्जिद के सामने एक चौकी बना दी गई है, जी जी जी, हालांकि ये मामला राजनीतिक भी हो सकता है, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या एक चौकी का उद्घाटन रामनवमी के मौके पर हो सकता है, जो कि एक तरीके से दिखाता है कि हाँ ठीक है, त्योहार है, किस पक्ष का वो भी छुपा नहीं है? मैं आपको थोड़ा सा आपके जरिए में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, जो यहाँ पर मुकदमा दाखिल किया गया उसमें सभी लोग बाहर के हैं, सिर्फ एक शख्स संभल के हैं, शहजादी सराय के, वो बड़े ज़ईफ आदमी है, बाकी 6 लोग बाहर के हैं। आप इस चीज से आप लगा लीजिए कि संभल की आवाम अमन चैन पसंद है, ना मस्जिद के सामने कोई चौकी की जरूरत थी, ना कुछ किसी तरह का कोई ऐसा जो उसको उछाला गया मैटर ना उसकी जरूरत थी। आज भी आप आइए और आपने वहां की आवाम से मालूम करिएगा, सब अमन चैन से, तरह ध्यान ही नहीं है किसी का, बता दूं, सबको अपना अपना काम में लगे हुए हैं। 4 आदमी बैठे हुए हैं तो 4 आदमी भी अपने कारोबार की बात कर रहे हैं, ना कि इस तरफ वाली बात कर रहे हैं, समाज जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज तोड़ने वाली बात नहीं कर रहे। संभल की आवाम इसके लिए काबिले मुबारकबाद।
अच्छा, जिस तरीके से भी होली और जुमा एक साथ निकला है, सीओ साहब का बयान भी आया, तो उस पर आपकी जो कमेटी है वकीलों की, जो मस्जिद के लिए केस लड़ रही है, तो उनके खिलाफ या उनके लिए जांच के आदेश या कहाँ तक आप लोग गए? अब देखिए, अब सीओ साहब ने क्या कहा, ये उनका अपना मामला है। अब उस पर ज्यादा मैं क्रिटिसाइज करूंगा तो ऑल ओवर इंडिया उस पर तो तरह तरह से लोगों ने अपनी अपनी बात राय जाहिर कर चुके हैं। अब इसमें मुनासिब नहीं होगा कि उनकी बात के ऊपर मैं अपनी बात रखूं। इसमें अच्छा, ऑनरेबल और हमारे एक डीजीपी साहब थे, उन्होंने, विक्रम साहब, उन्होंने सबने अपनी अपनी बात राय रख दी है। अभी वहां पर एक नेजा होता है, बहुत मशहूर नेजा मेला होता है, जी तो जी जी वहां जी। पर भी वहां के एएसपी साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आक्रांता या लुटेरे थे, उनके नाम पर कोई मेला नहीं होगा, जबकि ये लगातार कई सौ साल से होता हुआ आ रहा है। एक बीजेपी साल की से हो सरकार में गए। भी ये हुआ है। जी जी जी। उस वक्त तक कोई आपत्ति नहीं जताई गई, लेकिन आज पुलिसकर्मी जो है कि एक निष्पक्ष रहता है, उसे समाज सेवा, मतलब कि समाज के लोगों के अलावा कोई और काम नहीं होता, संविधान के थ्रू उसे काम करना है और लोगों के लिए काम करना है। लेकिन इस तरीके का बयान, क्या ये होड़ है? क्या सीओ संभल आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया? देखिए, बात यह है कि अगर मैं विक्टिम हूं जी, तो मैं सबसे पहले थाने में जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। पहली कोर्ट हमारे लिए जो बनी हुई है, जो जाब्ता फौजदारी का कानून बना हुआ है, जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, सबसे पहले पुलिस स्टेशन हमारे लिए पहली सीढ़ी है कि हमें वहां से इंसाफ मिले। लेकिन इस पर मुझे एक शायर का एक शेर याद आ गया कि बने हैं अहले हबीस मुद्दई और मुंसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुंसफी चाहें। बोलिए। हम्म। तो सबसे पहले तो हमारी ये सीढ़ी थी, हर आदमी की, हर विक्टिम की, वो थाना होता है। तो ये सब थाने में बातें ही रही। लोग और इस तरह की सोच लेकर के जो अधिकारी बैठे हुए, तो इनका क्या क्या सरकार इनके खिलाफ या सरकार इनके पक्ष में हालांकि ज्यादातर दिखाई देती है? जब मुसलमानों के, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ कोई अगर बयान देता है, तो सरकार ऑटोमेटिकली उन अधिकारियों के पक्ष में आ जाती है। हाँ, बिल्कुल पक्ष में आ जाते हैं। बता दूं मैं, दो तरह का चल रहा है ना मामला। अब आप देखिए, अब हमसे क्यों आप कहलवाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में जगह जगह किस तरह के आवाज उठाई जा रही है। हमारे चाहे गाजियाबाद का मैटर देख लीजिएगा, वहां कुछ नहीं हम्म। हुआ। हाँ, वहां यति गाजियाबाद का नरसिंहानंद पर मामला कोई तो कुछ। आज हाँ। किशोर गुजर साहब के फेवर में आए, हमारे यति हाँ। नरसिंहानंद साहब आए, और उन्होंने किस तरह की स्पीच दी है, किस किस को हाँ, उन्होंने चैलेंज किया, सब आपको मालूम है। पूरी वहां के वरिष्ठ हिंदुस्तान अधिकारी के की लिए पुलिस क्या दुनिया की कहा, जनता को कितने मालूम है। कितने गलत शब्द यूज किए वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये तो इनको, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अब पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये तो पुलिस जाने। हाँ, जग जाहिर है वो चीजें फिर सारी। जो अमन पसंद है उनको दबाया जा रहा है, तो यही बात कहूंगा आपके जरिए से, या तो जो अमन पसंद है उनको दबाया जा रहा है। और तो हम लोग तो अमन पसंद लोग हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं सबके लिए। तो हमारे लिए इतनी मोहब्बत ईद से है, इतनी मोहब्बत होली से है, इतनी मोहब्बत दिवाली से है। हमें तो वो वाला हिंदुस्तान चाहिए ना, जो आपसी भाईचारे वाला हिंदुस्तान होना चाहिए। हमें उस हिंदुस्तान की जरूरत है, उस हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है जो आज की तारीख में पेश किया जा रहा है। हमें तो सही बात बताएं कि हम बड़े तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं कि अब ये होली हुई, इस पर पहले ही मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल, आपके चैनल के जरिए से बता दूं, मैंने हर साल होली को में बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन कर, यानी हमारे घर की तरफ से हम होली मिलने के लिए जाया करते थे, और रंग लगवाते थे आराम से, कोई किसी तरह की। रंग लगवाने के बाद में हम अपने अंदर प्राउड फील किया करते थे और आते थे, और बहुत देर तक उसको एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे सब लोगों के साथ में। लेकिन इस बार मैं तकलीफ के साथ में बड़ा कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आई कि हम बहुत बढ़िया वाला कुर्ता पजामा पहन कर गए, लेकिन हमें सिर्फ इस खौफ से रंग नहीं लगाया गया कि कहीं मैं बुरा ना मान, जबकि मैं चाहता था कि मुझे रंग लगाया जाए। तो हमें तो रंग मोहब्बत के साथ में रंग लगाने वाला काम, जी, गले मिलने वाला रंग लगा के, हमें तो वो वाला हिंदुस्तान चाहिए ना। हमें ये वाली बात नहीं चाहिए कि मैं कुर्ता पजामा पहन कर गया था कि अमीर हुसैन कि कोई वकील साहब को रंग लगा दिया जाएगा, ये बुरा ना मान जाए। ये हमें ऐसे वाले इसके हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। हमें तो वो हिंदुस्तान की जरूरत है जो हमें गले मिले, रंग लगाए, गुलाल लगाए, और ये ऐसा भी सही ना कह होने रहे हैं, दे। सही कह रहे हैं आप। ये सरकारें जो हैं, ये आपसी भाईचारे में एक तरीके का जहर हवा में घोलना चाह रही हैं। बिल्कुल जहर घोलना चाह रही है, सब कुछ जहर घोलना चाह रही है। अब ये देखिए कितना बड़ा सवाल पैदा हो गया है। मैं थोड़ा सा एक शायर का शेर है, बड़ा अच्छा सा शेर है,
उसका सवाल आपको भी तलाश करना है। मैंने तो तलाश कर लिया, मैंने तो कसम खा रखी है अपनी फैमिली में, अपने मिलने वालों में, सभी में, कि ये वतन हमारा है, हमें कंधे से कंधा मिला के सब लोगों के साथ चलना है। यहाँ तक बात है कि हम हर कुर्बानी अपने वतन के लिए देने के लिए पैदा हुए हैं और देते रहेंगे, जो भी जिस सूरत में रहेंगे। तो उस पर एक साहब ने कहा है ना कि मुहज्जब के हाथों में तलवार क्यों है। मैं तो समझता हूँ मुहज्जब हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, दिन ब दिन पढ़ते लोग चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पढ़ा लिखा सोसाइटी अगर ऐसी कोई बात करती है तो बड़ा तकलीफ वाली बात है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो या चाहे वो पब्लिक डोमेन वाले लोग हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, कोई भी आदमी हो, बहैसियत एक हिंदुस्तानी के मुहज्जब के हाथों में तलवार क्यों है, ये आदम की औलाद खूंखार क्यों है। जहां अराउंड द वर्ल्ड जिसको मसूदा कुटुंबकम को हम लोग मानते हैं, मुहज्जब के हाथों में तलवार क्यों है, ये आदम की औलाद खूंखार क्यों है, जहां जबकि है ये कुनबा खुदा का, फिर आपस में इतनी ये तकरार क्यों है। इस सवाल का जवाब तलाश करिए। मैंने तो तलाश कर लिया है, मैंने तो बिल्कुल हमेशा मिलकर रहना है और मिलकर रहते चले आए हैं, पुरखों से मिलकर रहते चले आए हैं। तो ये हमारी यकजहती को कोई तोड़ नहीं पाएगा। हाँ, टाइम बीइंग थोड़ा सा चेंजिंग आ गई, लेकिन उनकी तरफ से चेंज आ जाए, हमारी तरफ से चेंज नहीं आएगी। आज भी हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और कंधे से कंधा मिला के इंशाल्लाह हमेशा जब तक हयात रहेंगे, जिंदा रहेंगे, दुनिया में चलते रहेंगे। तो आप चलते रहना चैनल के जरिए चाहिए। मैं आप लोगों से, चैनल के जरिए आपसे गुजारिश है कि सभी लोगों से कि हम सब भाई भाई हैं और ये तकलीफ दे वाली जैसी होली मेरी मनी है ऐसी होली ना मननी चाहिए, बल्कि होली वही मननी चाहिए कि गले मिले, गुलाल लगे, रंग लगे और एक दूसरे को ये एहसास ही ना होने दें कि रंग लगाया है। ये बिल्कुल मिलने बिल्कुल वाले त्योहार को, अब ईद की त्योहार आ रहा है, मैं इसके लिए अभी एडवांस में आपके जरिए पूरे वतन के सबके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपने खासकर बहुत सभी बहुत लोगों के शुक्रिया। लिए कि ये मिलजुल कर ईद मिलें और ईद ऐसी मनाए कि ताकि मिसाल कायम हो और जो लोग हमारे ईद के बीच में और होली के बीच में जो दीवार बनने की कोशिश की है वो दीवार उनकी डेमोलिश हो जाए और हम अपने वतन की तरफ को, वतन को आगे लेकर जाएं, यकजहती के जरिए आगे लेकर जाएं, कामयाबी के जरिए आगे लेकर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल कामयाबी की तरफ जाना भी चाहिए जिस तरीके का आज माहौल है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, सवाल ये है कि संभल की जो ये सारी परिस्थिति बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लोग अफवाहें फैला रहे हैं लगातार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफवाह ज्यादा है, बता दूं मैंने आपसे बताया नहीं कि कोई भी आदमी संभल कहने, आज तक कोई ऑब्जेक्टर नहीं बना। जब भी इस पर, जब भी हम देखते चले आए हैं कि सब वो आ रहे हैं तो सब बाहर के ही आए हैं, संभल का कोई नहीं आया उसमें। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिएगा। बिल्कुल सबसे पहले तो संभल की आवाम आनी चाहिए थी, क्योंकि संभल की आवाम कोई नहीं आई आज तक भी। जो भी पहुंचे हैं बाहर के लोग, अपना झगड़ा पसंद करने वाले हों या अपना कोई राजनीतिक उनका निजी मफाद रहा हो या अपने आप को सुर्खियों में लाने वाली बात रही हो, तो उसके लिए अच्छा, हम आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल और मेरा अभी आखिर में चलते चलते मैं करना चाहूंगा। सन 78 में 1978 में एक मंदिर जो हनुमान मंदिर कहा जाता है, जो अभी इन लोगों ने खोजा है, जो ये कहते हैं कि खोजा है हमने, हालांकि उसमें मूर्ति कोई खंडित नहीं पाई गई, कोई दीवार नहीं टूटी हुई थी, कुछ नहीं था, सब लोगों ने देखी वो चीज। इसको ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग वहां से भागे और उनको पूजा नहीं करने दी गई, तो इसका क्या सच है? तो संभल में जी, जो संभल के देख रेख करने वाले हैं हमारे बाबूजी, उन्होंने ये बात कह दिया था कि हम लोग अपनी मर्जी से गए हैं और मंदिर की हिफाजत देखभाल मुस्लिम भाइयों ने हमारे की है, जो आस पड़ोस में रहने वाले हैं। कुछ नहीं पाया गया, वो मंदिर जैसी हालत में था, ताला लगा के वो चले गए। अब ये उनकी मर्जी थी कि वो क्यों छोड़कर चले गए, कि उन्होंने कहा हम किसी प्रेशर में नहीं गए, हमें किसी ने कोई सताया नहीं, किसी मुस्लिम भाई ने हमें नहीं सताया, किसी दीगर भाई ने हमें नहीं सताया, हम अपनी मर्जी से छोड़कर गए। क्योंकि उनकी जगह छोटी पड़ गई थी, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हुए पे बड़े बड़े मकान उन्होंने बना लिए, वहां पर उनके छोटे मकान थे। तो उनके अपने निजी मामले रहे, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि मंदिर में कोई भी टेम्परिंग नहीं की गई है किसी भी तरह की, और जैसा मंदिर हमने छोड़ा था वो इसी हालत में मंदिर मौजूद है। लेकिन वही है कि नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहते हैं लगातार, नफरत फैलाते रहेंगे। तो उसके लिए नफरत का जवाब मोहब्बत है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। नफरत को कमजोर करने का और नफरत को नीचे गिराने का सिर्फ और सिर्फ हथियार है वो मेरी, आपकी, हमारे आपसी भाइयों की सबकी भाईचारा और मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका और आपके चैनल को देखने वाले सभी हजरात के लिए। फिर आखिरी मैं फिर दिली मुबारकबाद ईद के लिए, आपके लिए भी और सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे एडवोकेट अमीर हुसैन साहब, जो कि लगातार मस्जिद के
मामलों में लगे हुए हैं, मस्जिद का केस देख रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने चीजें बताई हैं कि संभल में इतना कुछ नहीं होता जितना ये लोग दिखाते हैं। जफर साहब को लखनऊ के अंदर उनके बयान होने थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब पुलिस क्यों घबरा रही है कि उनके केस में आगे उनके बयान ना हो, पता नहीं। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है संभल के अंदर, या क्या पुलिस चाह रही है। क्योंकि लखनऊ में उनके बयान दर्ज होते, क्या क्या सामने आता, क्या चीज होती, ये तो जफर साहब या फिर पुलिस ही जान सकती है, जिनको जेल भेज दिया गया। 11 धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा लगाया है। वकील साहब ने बताया जैसे कि 230 और 231 धारा इसमें नहीं थी, लेकिन बाद में उनको जोड़ दिया गया लेटर के थ्रू। लेटर जो दिया गया था उसके बाद में ये जोड़ दिया गया। अब क्या साजिश पुलिस की होगी, ये देखने आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम आने वाले वक्त में भी वकील साहब से मिलते रहेंगे, लगातार जामा मस्जिद के मामले में अपडेट लेते रहेंगे। वकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और हमारे चैनल आपको हमारी वीडियो या ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वकील साहब की राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।